हेलो एवरीवन। सो अभी तक के लेक्चर में हमने स्क्रैच की बेसिक चीज़ें देखी, स्क्रैच के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं वो देखा, फिर ब्लॉक्स का यूज़ कैसे करेंगे, स्प्राइट को मूव कैसे करवाएंगे, स्प्राइट के ऊपर अलग अलग ऑपरेशन कैसे करवाएंगे वो सब देखा, फिर हमने वेरिएबल सेट कैसे करेंगे वो देखा, और उसके साथ लूप्स के यूज़ से हमारे कोड को बहुत कम लाइन में कैसे लिख देंगे जब प्रोसेस रिपीट होती है वो देखा। अब आज हम बात करेंगे हमारे प्रोग्रामिंग में स्क्रैच में जो आखिरी बाकी कॉन्सेप्ट है उसकी, जो कि है कंडीशनल ब्लॉक्स। और कंडीशनल ब्लॉक्स खत्म होते ही हम बात करेंगे इन सारे ब्लॉक्स की कि ये ब्लॉक्स क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, तो कंडीशनल ब्लॉक क्या होते हैं? तो कंडीशनल ब्लॉक ऐसे ब्लॉक होते हैं जिसके अंदर का कोड अगर कंडीशन ट्रू हो तभी रन करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो रन नहीं करेगा। ठीक है, मतलब वो फिर एल्स पार्ट में जाएगा। तो वो हम देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। तो ठीक है, हम ऐसा ट्राई करवाना चाहते हैं कि हमारी जो स्प्राइट है वो अगर वेरिएबल जो हम एक बनाएंगे उसकी वैल्यू कोई स्पेसिफिक हो तो एक चीज बोलेगी वरना नहीं बोलेगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, तो वेरिएबल बना देते हैं ए। अब जैसे कि हमारे पास है ए, अब सेट वेरिएबल ए टू जीरो, हमने ए की वैल्यू जीरो कर दी, वैसे भी वो जीरो ही होती है आपको पता है। अब हमें चेक करना है कि ए की वैल्यू जीरो हो तो बोलना चाहिए अपना स्प्राइट हेलो। ठीक है, या फिर नमस्ते, वो हम देख लेंगे। तो इक्वल टू के लिए हमें पता है ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। तो ये रहा इक्वल टू, तो ये हमने इक्वल टू लिया और इसके अंदर हमें वेरिएबल डालना है। तो वेरिएबल हमने ले लिया ये जो है हमारे पास ए, और यहाँ पे ए इक्वल टू जीरो कर दिया। अब इफ ए इक्वल टू जीरो वाले ब्लॉक को हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो कंडीशन हो गई कि इफ ए इज इक्वल टू जीरो देन क्या होगा वो देखते हैं। तो उसके लिए हम लुक्स में जाएंगे क्योंकि हमें कुछ से, ठीक है, से वर्ड का यूज करना है। तो से, और हम कर देते हैं नमस्ते। ओके, आई थिंक स्पेलिंग ओके। तो देखिए अब मैंने कहा तो इसने नमस्ते बोल दिया। अब मैं सेट वेरिएबल की वैल्यू 11 कर देता हूँ, रैंडमली कर रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक हमने 2 सेकंड के लिए नहीं कहा था तो पूरा रिफ्रेश करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हो गया। अब देखिए अब कर रहा हूँ, आई थिंक हाँ, देखिए हमने फिर से जीरो कर दिया है इसलिए इश्यू आ गया। हमने अब ए की वैल्यू 11 कर दी, अब इसे रन करेंगे तो कुछ नहीं बोल रहा है। तो क्यों कुछ नहीं बोल रहा है? क्योंकि ए की वैल्यू 11 है, पर ये ब्लॉक कब रन होगा? जब ए की वैल्यू जीरो। ठीक है, अब आप कहेंगे कि नहीं मुझे तो ऐसी कंडीशन करवानी है कि जिसमें ए की वैल्यू जीरो के अलावा कुछ हो तो दूसरी चीज बोलनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास आता है इफ एल्स कंडीशन। तो इफ एल्स ब्लॉक को मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, और इस ब्लॉक में से ये चीज को निकाल के यहाँ डाल देता हूँ कि इफ ए इज इक्वल टू जीरो, तो ये बोलेगा से नमस्ते। ठीक है, इसे डिलीट कर देता हूँ, डिलीट ब्लॉक। एंड दूसरी कोई कंडीशन भी लुक से ही आएगी कि दूसरा कुछ, हाँ, से हेलो। ए अगर जीरो नहीं है तो से हेलो। ठीक है, तो मैंने पहले ए को जीरो सेट कर दिया और फिर मैंने करवाया तो इसने बोला नमस्ते। अब मैं ए की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ए की वैल्यू मैंने 11 कर दी और फिर मैंने इसे रन करवाया तो ये बोल रहा है हेलो। तो इस तरह से कंडीशनल ब्लॉक्स रन करते हैं। तो कंडीशनल ब्लॉक का ऐसे यूज करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग में कि ये कंडीशन हो रही है तो ये करो वरना ये करो, इस तरह से। अब सारे इफ ब्लॉक भी हो सकते हैं, फिर इफ एल्स एल्स भी हो सकते हैं। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें सिंटेक्स अलग अलग होते हैं, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उस हिसाब से। अब हम सारे ब्लॉक्स की बात करेंगे। तो ये मूव और टर्न तो बहुत बेसिक ब्लॉक है कि मूव इतने स्टेप्स करेगा या फिर टर्न इतने स्टेप्स करेगा। अब देखते हैं गो टू रैंडम पोजीशन क्या करता है। रैंडम पोजीशन कोई भी रैंडम पोजीशन पे ले जाएगा, उसमें हम डिफाइन नहीं कर रहे कि कौन सी पोजीशन पे। और माउस पॉइंटर मैंने किया तो आई थिंक हाँ गो टू माउस पॉइंटर रहेगा। पर हाँ, माउस पॉइंटर बाहर है तो पूरी स्क्रीन से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो हाँ इस तरह से ये काम करता है। फिर से मैं इसे रैंडम पोजीशन कर देता हूँ और फिर से एक बार दिखा देता हूँ। देखिए रैंडम पोजीशन पे जा रहा है एकदम, हमने कुछ डिफाइन नहीं किया है। मतलब हाँ, इसमें भी रैंडमनेस जो कंप्यूटर में होती है उसके पीछे भी कोई लॉजिक होता है, पर हमारे लिए वो रैंडम पोजीशन ही है। ठीक है, अब ये देखिए गो एक्स वाई। अब आपको बताए कि एक्स और वाई एक्सिस की बात करें तब हम, ये जब सेंटर में होगा तो ये ओरिजिन पे होगा। जो एक्स एक्सिस ऐसे ले लिया हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकल ले लिया, तो यहाँ पे 0 0 पे है। अब मैंने जैसे कि लिखा x100 y100 और फिर उसे रन करवाया तो देखिए 100 पे चला गया। अब मैं फिर से 0 0 लिख रहा हूँ और फिर मैंने रन करवाया तो फिर से ओरिजिन पे आ गया। तो इस तरह से आपको एक्स और वाई की पोजीशन एक साथ चेंज करनी हो किसी भी कंडीशन पे तो इस तरह से यूज करेंगे। फिर ग्लाइड, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। 1 सेकंड के लिए आप जितने भी सेकंड डिफाइन करोगे उतने के लिए ग्लाइड करेगा। अब ग्लाइड का क्या मीनिंग है? आपने देखा कि हम मूव करेंगे तो वो ऐसे तुरंत पहुंच जाता है, देखिए तुरंत।
तुरंत तुरंत। पर ग्लाइड में आराम से जाएगा ऐसे 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। जैसे कि एनपीटीईएल में एक कोर्स है जॉय ऑफ कंप्यूटिंग विद पाइथन, उसमें स्क्रैच का एग्जांपल में वो लोग दिखाते हैं कि एक ऐसा एरोप्लेन बनाओ जो एरोप्लेन पहले रनवे पे दौड़ेगा, फिर टिल्ट करेगा और हाइट कैप्चर करेगा, कुछ हाइट पे जाएगा, फिर एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ग्लाइड करेगा और फिर लैंड करेगा उसी तरह से। तो उस वक्त आपको पता है कि अपना एरोप्लेन सीधा ए पॉइंट से गायब होकर बी पॉइंट पे नहीं आ जाना चाहिए, इस तरह से ग्लाइड करना चाहिए। तो ऐसे आप एनिमेशन बना रहे हो जैसे कि कोई स्टोरी वगैरह बना रहे हो, तो ग्लाइड का इंपॉर्टेंस ज्यादा है गेम में भी। मतलब समझ लीजिए कि ज्यादातर यूज आप ग्लाइड का करेंगे, मूव का यूज कम होता है, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉक्स मैं भी डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन में बाकी ब्लॉक्स लाऊंगा तो ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे अगर बहुत नजदीक होंगे तो हाँ, और ग्लाइड ऐसे पोजीशन पे भी करवा सकते हैं कि कौन सी पोजीशन पे जाना है। अब ये उसी पोजीशन पे इसलिए नहीं कर रहा है, 0 0 कर दिया तो देखिए ये 0 0 पे पहुंच गया। तो इस तरह से करवा सकते हैं, ठीक है। पॉइंट इन डायरेक्शन, इसका क्या मीनिंग है? अब हमारा जो ये स्प्राइट है वो इस तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब इसका फेस इस तरफ। अब इसे 90 डिग्री कहते हैं, ठीक है। अब इसे आप जैसे ओपन करेंगे आपके पास क्लॉक आएगी। अब मैं इसे पूरा उल्टा कर देता हूँ, ठीक है, और फिर मैंने रन करवाया तो इसकी पोजीशन पूरी उल्टी हो गई कि हाँ ये इस तरफ कर रहा है। अब मैं फिर से जैसे कि 90 कर रहा हूँ और फिर से मैंने रन किया तो फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। तो इस तरह से इसे किसी तरफ हम पॉइंट करवा सकते हैं। देन पॉइंट टूवर्ड माउस पॉइंटर, ठीक है। तो इसे रन करने के बाद ये जिस माउस पॉइंटर होगा उस तरफ करेगा, ठीक है। देखिए मैं इसे जिस तरफ ले जा रहा हूँ और यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो माउस पॉइंटर की तरफ ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट टूवर्ड समथिंग ये ऐसे काम करता है। फिर चेंज एक्स बाय, चेंज सेट एक्स टू, ये सब कह सकते हैं आपकी एक्सिस पे या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, सॉरी 2D प्लेन पे आप इसे किस जगह पे ले जाना चाहते हैं, कहाँ मूव करवाना चाहते हैं उस पर है। अब इफ ऑन एज बाउंस, अब ये इफ एल्स का एक अच्छा एग्जांपल है कि अगर हमारा स्प्राइट है वो एज पे पहुंच जाएगा तो बाउंस करेगा। अब ये एज पे है, बाउंस कर गया देखिए, पर ऐसे ही बीच में है तो कुछ नहीं करेगा इस पे। तो ये हुआ इफ एज देन बाउंस, ठीक है। अब लुक्स की बात करेंगे तो से एंड थिंक दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि सॉरी ये दोनों देखो कनेक्ट हो गए। से से मतलब ऐसे बोलेगा, आपको दिखेगा कि ये बोल रहा है। और थिंक में क्या होगा, देखिए थिंक में सिर्फ एनिमेशन न लगे, जैसे सोच रहा है ऐसा आपको यहाँ लगेगा। तो इसके लिए से और थिंक दोनों अलग अलग है, ठीक है। फिर कॉस्ट्यूम भी स्विच करवा सकते हैं आप। अब कॉस्ट्यूम आई एम नॉट श्योर इसमें कितने किए गए, अभी एक ही है या दो है, देख लेते हैं अभी करके। हाँ देखिए पोजीशन चेंज हो गई। अब आप कहेंगे ये कॉस्ट्यूम कहाँ से आया, तो इस कॉस्ट्यूम में ये कॉस्ट्यूम 2 भी डिजाइन किया हुआ है और कॉस्ट्यूम 1 भी है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्विच कॉस्ट्यूम करवा सकते हैं। अब ये सारी चीजें आप ज्यादातर कंडीशनल में होगी कि भाई जैसे कि सीन चेंज हो दो कॉस्ट्यूम चेंज करवा दो। इस तरह से आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तब वैसी चीजों में हम कॉस्ट्यूम चेंज करवा दे, ठीक है। तो फिर आएगा स्विच टू बैकड्रॉप, मतलब ये स्टेज के लिए है कि कौन से स्टेज, ठीक है। अब आप कहेंगे कि स्टेज तो हमारे पास वाइट ही है, तो देखिए ये यहाँ पे एक बटन है, उससे हमें काफी सारे अलग अलग स्टेज मिलते हैं। जैसे कि मैं लेता हूँ स्पेस सिटी 1, ठीक है। तो हाँ देखिए ये स्पेस सिटी 1 आ गया। अब मैं इसे फिर से वाइट करवाता हूँ, वाइट हो गया। फिर ये स्पेस सिटी 1 आ गया। इस तरह से आप अपने जो देखिए नेक्स्ट बैकड्रॉप करवा के भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, नेक्स्ट 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 किए जा रहा है। तो इस तरह से ये स्विच बैकड्रॉप काम करता है। फिर चेंज साइज, चेंज साइज किस तरह से काम करेगा, हमारे स्प्राइट की साइज चेंज हो रही है, देखिए बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। इस तरह से मैं नेगेटिव करवा देता हूँ, नेगेटिव करवाएंगे तो क्या होगा, कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी, ठीक है। इस तरह से हम बेसिक सी चीजें करवा सकते हैं। हाँ कलर इफेक्ट भी चेंज करवा सकते हैं, पर हाँ वो आप स्प्राइट के ऊपर करेंगे, उसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। शो हाइड, शो हाइड का आप अब मीनिंग समझिए, किसी भी चीज को शो करेगा या किसी भी चीज को हाइड करेगा। अब ये कब काम आएगा, जैसे कि आपने अपनी गेम में कोई ईस्टर एग लिखा कि कोई भी प्लेयर अगर किसी जगह पे क्लिक करेगा तो उस जगह पे ये चीज शो हो जानी चाहिए, तो वो चीजें शो एंड हाइड में आएगी। मतलब ईस्टर एग जैसी चीजें या फिर कोई ऐसी मैजिक की गेम बना रहे हो तो उसके लिए वो चीजें काम आएगी, ठीक है। फिर ये फ्रंट लेयर बैक लेयर, मतलब लेयर्स क्या करते हैं, लेयर्स में ये चीज आगे पीछे चली जाएगी। मतलब स्प्राइट है वो भी आई थिंक सिलेक्ट की गई है, नहीं मुझे नहीं पता, हाँ आई थिंक नॉट सिलेक्टेड, सो नहीं हो रहा है। बाकी ये लेयर्स होते हैं, जैसे कि अभी जो बैकग्राउंड है वो पीछे का लेयर है, ये आगे का लेयर है।
इसी तरह से किसी भी चीज को लेयर के आगे पीछे मूव करवाने के लिए काम आता है, ठीक है। फिर प्ले साउंड तो आपको पता ही है, पर हाँ साउंड में एक चीज होती है कि साउंड्स में भी हमारे पास यहाँ पे पूरी गैलरी होती है। देखिए ये कोई साउंड है, हुआ इस तरह से हमारे पास बहुत बड़ी इसमें गैलरी है जो आप प्ले करके देख सकते हैं। ये गिटार था, ये अलग म्यूजिक था, स्ट्रिंग, मतलब इस तरह से आप सारी चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे आप कि साउंड इफेक्ट्स की, तो साउंड इफेक्ट्स भी इस साउंड से सारी आएगी। अब इवेंट्स की, तो व्हेन क्लिक्ड, फिर स्पेस को जब प्रेस किया जाए, मतलब गेम के कंट्रोल्स के लिए ये सारी चीजें यूज होती है, ठीक है। तो गेम के कंट्रोल में ये सब यूज करेंगे। फिर हमारे पास है ये नॉर्मल कंट्रोल, वेट फॉर 1 सेकंड, रिपीट, फॉर एवर, ये सब हमने ट्राई कर लिया है कि ये चीजें कैसे काम करती है। और ये सेंसिंग तो गेम्स के लिए ही कह सकते हैं आप, मतलब अगर स्टोरी आपने बनाई है तो वो तो कंटिन्यूस एनिमेशन है, पर गेम्स में सेंसिंग का यूज होगा। तो जो भी इस तरह से सेंस करवा रहे चीजें, उस तरह से आपकी स्प्राइट वर्क करेगी। और ऑपरेटर्स जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है, जिसका हमने पिछली बार जैसे यूज किया था प्लस माइनस का, उस तरह से, फिर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, फिर एंड और एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, फिर चीजों को ज्वाइन करना, इस तरह से सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर से उसका यूज होता है। और वेरिएबल्स के बारे में तो हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में देख लिया था, ठीक है। तो ये थी स्क्रैच की सारी चीजें जो हमने कवर कर ली। अब हम एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करेंगे स्क्रैच में, उसमें हम देखेंगे काफी सारी चीजों का यूज कैसे करके एक कंप्लीट प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी स्क्रैच की सारी बेसिक्स, ठीक है। अब मिलते हैं प्रोजेक्ट में, थैंक यू।